How you feel, beta? Yes. Okay. No issue, just share मैम it. Okay. Yes, beta. ठीक है. मैम हमने जो चैप्टर नंबर 17 का एक्सरसाइज में तो मैच द फॉलोइंग क्या था ना मैम, आपने उसमें बताया था कि सिर्फ अर्थ आएगा मैम, उसके मैम दो आंसर होंगे, अर्थ और मार्स दोनों आएगा Sorry. मैम, उसका आंसर डबल आएगा मैम। Just a second, beta. Sagnik, who is this 1098? Okay, I got it, beta. 1098. Who is that? Rudra. Okay, Rudra, please take care. Okay. I wish I can understand the situation. And just a second. Sagnik, wait a minute, beta. Pankti, you okay? Pankti now? Yes, ma'am. Okay. Yes, Sagnik, what was your question? Ma'am, I don't have any question. I was just saying that in chapter number 17 exercise, in the match the following, you have told that in question number 3 that the answer will be Earth. But ma'am, the answer will be Earth and Mars, both ma'am. Okay, what is that question, but beta? Yes, ma'am, I am. Okay, fine. Today we'll start with our coal and petroleum, right? Okay, and then we'll take Sorry, beta. एक बार आप फिर से पीपीटी के बारे में बोलो। मैम क्वेश्चन नंबर 6 आपने अभी बोला ना हमें पीपीटी बनाएंगे। हाँ, पीपीटी के लिए ना, पीपीटी जो आपने मुझे शेयर किया था, मीत ने जो शेयर किया था, वो तो मैंने करेक्शन करके रख लिया है। बट अगर अभी आपको पीपीटी चेंज करना है, राइट, सो फिर से वो शेयर कर लेना, फिर जो भी चेंजेस होंगे मैं बता दूंगी, ठीक है? हाँ, सामने मतलब हम किसी भी प्लेनेट नंबर 6 की बात कर रहे हैं। सॉरी, किसी भी प्लेनेट के बारे में पीपीटी बना सकते हैं। ये तो बेटा आपके टॉपिक के ऊपर है, आप मुझे बता रहे हो कि आप चेंज करने वाले हो, राइट? अदरवाइज आपने जो मुझे भेजा था सोलर सिस्टम वाला, वो तो मैंने करेक्ट करके करेक्शन वो पूरा हो चुका है, चाहिए तो शेयर हो जाए आपके साथ। हमें नहीं बनानी, वो मीत ने मैम को भेजी थी। मीत की बात मैम यश बोल रहा है कि हमको ट्यूशन के लिए पीपीटी बनानी हो, ऐसा बोल रहा है। नो फाइन, अभी पीपीटी के लिए कुछ नहीं बेटा। सागनी क्वेश्चन पे आए अभी, चलो। मैम क्वेश्चन नंबर 6। अरे बेटा क्वेश्चन पढ़ो। हाँ मैम, इनर प्लैनेट्स का मैम आपने बोला था कि सिर्फ अर्थ आएगा, लेकिन मैम मैंने चेक किया था ना, तो मैम अर्थ और मार्स दोनों आएगा बेटा। इनर प्लैनेट में सिर्फ अर्थ कैसे आएगा? इनर प्लैनेट का मतलब क्या है? पंक्ति बेटा, एक काम करो, आप आज लेक्चर मत अटेंड करो, है ना? आप वहीं पे अटेंड करो जहाँ पे आप बिजी हो बेटा, ठीक है? साग्निक, इनर प्लैनेट का मतलब पहले तो क्या होता है? इनर प्लैनेट यानी बैंड के अंदर के, तो बैंड के अंदर बेटा सिर्फ अर्थ नहीं है ना? सिर्फ अर्थ नहीं है। फाइन, चलो अब स्टार्ट करते हैं कोल एंड पेट्रोलियम। वन ऑफ यू प्लीज स्टार्ट रीडिंग इट। जय, आप रीड करना स्टार्ट करो बेटा। मैम फ्रॉम स्टार्टिंग मैम। जय, हाँ मैम आप मुझे चैट पे पीपीटी भेज दोगे? क्या बेटा, क्या भेजना है आपको अभी? मैम वो पीपीटी। हाँ मैं शेयर कर लूंगी, साक्षी मैम को आपने शेयर किया था ना, मैं आपको शेयर कर लूंगी वहीं पे, ठीक है? मैम ये चैट में भेज दोगे आप? चैट में, हाँ ठीक है, चलो आई विल। जय स्टार्ट करो बेटा, लास्ट 5 मिनट्स में बेटा, लास्ट 5 मिनट में रिमाइंडर दे देना मुझे चैट में। Chapter 5 Coal and Petroleum. We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. Does this list include air, water, soil, and minerals? Since all these are obtained from nature, they are called natural resources. Can air, water, and soil be exhausted by human activities? You have already studied about water in class 7th. Is water a limitless resource? In the light of availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds: inexhaustible natural resource and exhaustible natural resource. Inexhaustible natural resources. These resources are present exhaustible and inexhaustible. Exhaustible means what beta? Once it will exhaust, we are not going to get it back, right? Right? And inexhaustible, exhaustible and inexhaustible will be like, can you say, Ma'am, they are unlimited. okay, I'm going to share the screen beta, wait. Okay, I'm going to share the screen. Ma'am, exhaustible resources are in limited stock. Right. Exhaust means once it will exhaust, we cannot get it back, right?
Meet and Yash, both of you can check your chat box. Check, actually it's there in all of your chat box, but yes, definitely you can download it directly. Okay, Constellation. Yes, Veda, please continue. I'm going to share my screen here. Okay, ma'am. These resources are present in the unlimited quantity and are not likely to be exhausted by human activities. For example, sunlight and air. Right. Exhaustible natural resources. The amount of these resources in nature is limited. They can be exhausted by human activities. Example of these resources are forests, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. Okay, yes, this is important now. See, we are having sufficient amount of sunlight, right? Air, water. We are having so many of those examples in which we can say those are the natural resources, and with the help of which we can convert it into our useful energy, right? But the thing is that since that we are here on this planet, we are not utilizing that, at least 100% of that sunlight or solar energy, right? Still, even in this 21st century also, you will see that we are not completely depending upon those inexhaustible or renewable resources, right? Still, we are having what are those resources right now we are using, beta? Exhaustible only. Coal, Exhaustible. petroleum, minerals. We can consider forest, wildlife, and minerals. But what about coal and petroleum? Definitely we can replace them, right? Coal and petroleum, definitely we can replace them. Natural gas. Now, what is natural gas? This is not what we are discussing about that biogas, right? Biogas we can generate with the help of waste material, right? This one is natural gas that we are going to directly get it from our planet Earth, right? So these are exhaustible. Two types of resources, natural resources, both of them are, right, exhaustible and inexhaustible. Yes, Vida. हम continue. Activity 5.2. Yes, Vida. हम activity read करनी है. Yes, definitely. Without activity, will not understand. Activity 5.2. It is a group activity. Take some containers, fill them with popcorn, peanuts, roasted gram, toffees. Divide students into groups of 7 each. Further, divide each group into 3 subgroups containing 1, 2, and 4 students. Label them as first, second, and third generation respectively. These subgroups represent the consumers. As population is growing, second and third generations have larger number of consumers. Put one full container for each group on a table. Ask consumers for the first generation from each group to consume eatables from the container of their group. Now ask the second generation consumers from each group to do the same. Ask the students to observe carefully the availability of eatables in each container. If something is left in the containers, ask the third generation from each group to consume it. Now finally, observe whether all the consumers of third generation got the eatables or not. Also observe if anything is still left in any of the containers. Okay, so this activity is about what, Vida? This activity is about that if right now haphazardly we are going to use something, right? Something means in our sense, what is it? Exhaustible and inexhaustible resources. So what will happen with future generation? They are not going to get it in sufficient amount, right? It's the only conclusion that we are discussing right now. So what we can do, at least haphazardly we cannot, we should not use, but at least we can replace it or we can utilizing some more energy resources, right? So we are going to study first of all what is that coal or petroleum, how we are getting it, what are the usages, okay, and how we can replace them with the help of some other resources, right? So we'll start with that, Beta. Yes, please continue. Assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resource like coal, petroleum, or natural gas. Each group may have a different consumption pattern. Are the earlier generations of any group too greedy? It may be that the earlier generation in some groups were concerned about the coming generations and left something for them. In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum, and natural gas. These were formed from the dead remains of living organisms, fossils. So, these are all known as fossil fuels. Okay, now what are fossil fuel? This is important. Fossil
Fossil fuel. Fuel that we are going to get it from where? Fossils. Fossils means that they are going to form with the help of a dead living organism. That or you can say that the waste material generated by the Decaying. living organisms. Ma'am, Right? it is an Yes, remains of the dead matter. correct. And that is known as fossil fuel. We are going to see that whole method exactly how it's going to form, right? But this is the definition of the fossil fuel. Yes, please continue. Coal. You may have seen coal or heard about it. It is as hard as stone and is black in color. Coal is one of the fuels used to cook food. Earlier, it was used in railway engines to produce steam to run the engine. It is Okay. also used. Yes, Vera, yes, yes. It is Complete. okay. Ma'am. It is also used in thermal power plants to produce electricity. Coal is also used as fuel in various industries. Yes, now coal means colza, right? Right now it's not that much common because we are not utilizing all those coal for our, cooking purpose or for the train. Right now we are having that advanced methods. So we are not using. But for industrial purpose, LPG. still we are using coal. Yes, Vera? हम लोग LPG यूज करते हैं. Yes, exactly. We are using LPG. We are And ma'am, having. we also use the byproducts of the coal like coke, coal gas, and coal tar. Yes, correct, correct, correct. It's not only that, see, we were using, but right now also we are using this coal for different purpose, okay? And that purpose is there in industry, okay? It's not limited to somewhere like cooking or just moving that vehicle, right? It's not limited to that. But yes, definitely we need to understand what is the story, how we are getting it. Because before it was in a boom, right? So story of coal means how we are going to get that coal, how it's generating, right? So here the story will start that about 300 million years ago. Okay, so can we imagine 300 million years? Okay, why it's 300 million years? Because one of the theories there will find out few theories, right? But we are going to consider only one theory right now, that how exactly we are going to get our coal, right? Yes, Vida. Yes, ma'am. Story of coal. About 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas. Due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. Under high pressure and temperature, dead plants got slowly converted to coal, as coal contains mainly carbon. The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. Okay, now this is the whole story about coal. Okay, we are going to see that exactly how it's going to form. But what is the first theory? Theory is that before few years ago, okay, it's not few years, but exactly 300 million years ago, that Earth had dense forest, okay, and it was there. So this theory is true. Okay, it's not like something Jurassic Park or something else that we cannot imagine. Yes, there where we can say we are having those dense forest in low-lying wetland. Wetland areas means what? Wetlands are, you'll find out it's completely sink inside that water, okay? And there you'll find out that elephant grass and some of the other varieties of this, you can say trees or plants, okay, or the shrubs. Due to natural process of flooding, this forest got buried under the soil, and as more soil deposited, suppose this is the layer, right? You'll see that if this is the layer, it will get covered by another layer, third layer. Likewise, it will continue for few years. It's for 300 million years, right? So now what will happen? This will just cause that pressure over that. What will cause that pressure? This layers of soil deposition will cause that pressure on this layer of dense forest, okay? And just because of this pressure, it's something like suppose you know that we are preparing that papdi thepla and all in that machine, right? If we are going to press it, you will see there is that particular dough, that portion of dough is going to be flattened, right? So that is the pressure that we are applying. Similarly here, who is going to apply that pressure? That layers of soil, those who are going to be deposited upon this layer of dense forest, they are going to create a pressure over the dense forest, okay, or whatever was buried inside.
Now what will happen? That a more soil deposited over them means it's going to get compressed more, and the temperature will rise. Means you know that at that time temperature will rise just because of what? It's already covered with those layers of the soil, so that it will sink deeper and deeper. Okay, and this process will continue for few more years. And what will happen? That this dense forest or the trees or organism, that living organism will getting converted into what? It will getting converted into that coal. But how? What is that process? Under high pressure and temperature. These are the required factors, environmental factors. Dead plants, now it will become dead only, right? We cannot say it's a living organism. So dead plants with higher pressure and temperature, they are going to get converted into coal. This coal is consisting of what mainly? Coal itself consisting of, we can say that word, carbon, right? So if we are converting this dead organisms or plants into carbon or coal, because coal is consisting of what? Carbon, right? So we can say this process or this slow process. Why it's slow? Because it's going to take millions of years, right? This conversion of dead vegetation into coal is known as carbonization. Nization, carbon. Nization means what? We are generating here carbon, okay? Carbonization. And that's why we can say that vegetation, okay? Vegetation means what? Before, that vegetation was there in form of dense forest, but now it is not. Why? Because it is it's going to get converted into what? It's going to get converted into our coal, fossil fuel. Why we are going to give that name fossil fuel? Fuel, because this is in form of what? Coal is in form of fuel. Fuel means any substance that we are utilizing to convert it into another form of energy, or for a different purpose. Suppose if we have to cook something, right? If we need to convert it into mechanical energy in train, okay, or if we need to convert it into some of that furnaces in industry, okay, to make some metallic part or to make some glasses or something. So there will require the fuel. Fuel means what? Normal word fuel. What does it mean? Your vehicles are also in need of what? Fuel. Without fuel, it cannot work, right? Similarly, fossil fuel. It's specific fossil. Why fossil? Because fossil word is related to what? Whatever dense forest was buried inside, okay, it's going to get converted into this fuel. That's why it's fossil, because it's from vegetation. Before it was the living, or that whole bunch of, or we can say that the Ma'am, forest. it was a living organism which got buried under the soil and Correct. under the high pressure and high temperature. Dead Correct. vegetation. And that's why it's So known it as. became a coal. Okay, thank you so much. Fine. That was about carbonization and coal formation. Now we can say that when heated in air, coal, okay, specifically coal burns and produces mainly carbon dioxide gas. Now this is the point of concern. Why it's a point of concern? Because you know that carbon dioxide will increase in our temperature, in our atmosphere. What will happen? Greenhouse gas. Yes. Global warming. Directly it's not global warming if it's at the standard range. If it's going to increase from that range, then definitely yes, global warming. Coal is processed in industry to get some useful products such as Coke. Now this is not Coca-Cola Coke. Okay. This Coke is something we are going to see Ma'am, at the can I end say of. the definition of coke? Sorry, beta. Can I say the definition of coke? Yes, just a second. Coke, Yes. coal, tartar, and coal gases. These are the byproducts of what? While we are Coal. coal is processed, or if we are going to process this coal, we are going to get coke, coal, is coal tar, that will be blackish in color. Okay, it's something like damper. You know that what is damper? We are preparing our roads. Right now it's not common, right? We are preparing those. What type of roads we are preparing right now? It's not damper roads. We are preparing directly. Ma'am, the waste of plastics. Ma'am, with the help of coal tar. Coal tar, coal gases. Those are the products while we are processing coal, right? But what I'm saying right now, we are not having those damper road. We are having which type of road? Ma'am, of bitumen. Bitumen. Bitumen is different thing. Ma'am, cement. Cement, okay, yes. And what is that word? Like we are doing plaster of Paris, no?
if we are having the selling of plaster of Paris, something like that we are doing. Which road, beta? RCC road or else what is RCC that? one. What is that, Ma'am, beta? the highways are RCC. Right. So that is completely different from our Dabur roads, right? We were using the Dabur. Yes, beta. What is the definition for Coke? It's not Coca-Cola, right? Yes, who was that? Who want to say? Ma'am, may I say? Yes. Ma'am, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, it is tough, porous, and black substance, Coke. Okay, it is almost pure form of what? Carbon. And Coke is used in the manufacturing of steel and extraction of many metals. Now, this is important. We are going to get so many byproducts from this coal, and that is useful for so many of those industrial products, right? So how we can say, how we can identify what is that Coke, how we can differentiate it from the coal tar or some of the other coal products? Ma'am, it is a Yeah. purified form of coal. Correct. It's a purified form of coal. It's And it is very porous, tough and porous. tough and black in color, pure form of carbon. Yes, Coke ma'am, it is used also used in manufacturing of extraction of many minerals. minerals. No, metals. Extraction of metals. Usually used to make metal want to things read, like beta? our kitchen utensils. Okay, great. Second is coal tar. We are having second example, that is coal tar. And what is coal tar? It's also black in color, because we are going to get all these things from coal only, right? Black in color with unpleasant smell, coal tar. It's Ma'am, it is a mixture of 200 substances. semi-liquid or semi-thick solution, you can say. It's not completely solution, but yes, we can say it's not solid even, right? So it's Ma'am, it is a black mixture color, of 200 it's thick. substances. बेटा आप पढ़ लो, चलो एक काम करो, आप लोग पढ़ लो, पढ़ना स्टार्ट करो। चलो, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, आप पढ़ लो। वहां पर अगर कुछ समझ में नहीं आए तो फिर रख ले, तो बोल लेना, जो भी क्वेश्चन हो। पढ़ना स्टार्ट करो जय, कोल tar से। Coal tar. It is a black, thick liquid with an unpleasant smell. It is a mixture of about 200 substances. Products obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances used in everyday life in industry like synthetic dyes, drugs, explosions, perfumes, plastics, paints, photographic materials, roofing materials, etc. Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. कंटिन्यू बेटा, कंटिन्यू। कोल गैस। मैम मुझे पीपीटी के हैंडराइटिंग ब्लर दिख रहे हैं। विच पीपीटी बेटा? मैम आपने जो शेयर किए हैं ना उसके। Yes, ma'am. इन बिटवीन बेटा पीपीटी कहाँ से आया? आप पूरी लिंक क्यों ब्रेक कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप अभी पीपीटी देख रहे हो? इफ यू वांट टू स्किप। मैम किसी के बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है। एक चीज कंप्लीट हो जाने दो, किसी एक पे फोकस करो। पीपीटी तो पीपीटी, फिर पीपीटी बेटा आप दोनों का सिर्फ देखना है, बाकी सबको यहाँ पे, बाकी सबको भी देखना है ना हमें, है ना? आप कांटेक्ट करो बाद में, ठीक है? पीपीटी में अगर ब्लर है तो वो आपने जो भेजा था उसी में मैंने करेक्शन करके शेयर किया बेटा आपके साथ, है ना? मैंने खुद तो पीपीटी बनाया नहीं है, राइट? करेक्शन में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना मुझे, कुछ दिख नहीं रहा है तो, बिकॉज आपने जो मैंने शेयर किया बेटा, ठीक है? अब एक बात के बीच में कभी भी दूसरी बात मत लाओ, कोई एक पे फोकस करो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देना है जिस दिन, तो मुझे बता दो। एट दैट टाइम वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एक्सप्लेनेशन, है ना? उस टाइम पे आप ही बताओ। फिर ये मैंने बहुत बार बोला है, बहुत बार टोको है, आपके जितने भी क्वेश्चन हम ले लेंगे, आप जो भी शेयर करना चाहते हो डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। बट एक बार जब एक्सप्लेनेशन हम एक्चुअल में कोई चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे चल रहा है तब उसको छोड़ दो। बीच में अगर एक बार ना बोलो तो अच्छा है। हाँ, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई वर्ड ऐसा आ गया तो बोलो, अदरवाइज जाने दो। अदरवाइज आपको जैसे करना है बेटा, हाँ? आपको जो भी जिस तरीके से इंटरेस्ट है, बीच में बोलना है, बीच में बोलो कंटिन्यूअसली।
और बीच में कोई भी अभी डिस्कशन नहीं लाएगा, चाहे वो पीपीटी हो, नोट्स या कोई दूसरी चीज हो, है ना। चैप्टर नया स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं किया है हमने, बाकी के हमारे हजारों तरीके के डिस्कशन चल रहे बेटा। यहाँ पे पूरी कंटेंट से हम यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मैंने बोला लास्ट 5 मिनट्स में मुझे बता देना बेटा, जो भी हो, ठीक है, हम ले लेंगे। जो भी आपका प्रेजेंटेशन करेक्शन करके मैंने दिया है उसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ लेना। मैं एक बात बोल सकता हूँ? So now we'll start with this coal. For coal, we are having that history. Okay, what is that history? We are having few byproducts. What is coal? It's a black color substance. We are going to get it from what? We are going to get it from that buried vegetation. Okay, if it's going to get got buried there only for more than few million years, so we are going to get our coal just because of that higher temperature and pressure. Okay, after that, what are those products that we are going to get it from coal? So we are having coke, coal tar, and coal gases. What is coke? Coke is porous, tough, and black substance. Okay, it's substance, and it's a pure form of carbon, we can say, and where we are going to use this coke to manufacture steel and some other metals. For coal tar, it's a thick liquid structure, and once again, it's black in color, and it's a mixture of more than, or you can say around 200 substances. Can you imagine what is that coal tar? So what kind of products that we are going to get it from? So products we are going to obtain from the coal tar are used as starting material. Starting material of what? It's a raw material for everyday life objects, like in different industries. If you want to prepare synthetic dye, dye means to color. Suppose if you want to color any of the furniture or fabric or metal or anything, right? If you want to make that synthetic dye, this artificial dye, or drugs or explosives like firecrackers or the atomic not atomic exactly, explosives means we can consider all those bombs that we are including, right? Then we are having perfumes, plastics, paints, photographic materials, roofing material, etc. We are having a whole list of that products that we can prepare out of this 200 substances, right? So isn't it amazing that coal tar we are going to get it from coal? We are going to get that once again so many products out of those 200 substances, right? Naphthalene balls, we are going to learn that in 9th and 10th standard, what are naphthalene balls and how we are going to use it. They are generally we are using it for what? To repel moths and other insects. Repellent means what? We are having mosquito repellent, we are having that cockroach or lizard repellent. So what are those repellent? This naphthalene balls, generally what they are going to do, they are going to keep away all these insects, right? And moths. Moths means fudu. In this monsoon season, you know that evening time we are going to get that brown color, small size of butterfly like structure. What is that? Moth. You already studied the life cycle of moth, right? In silk production. Okay, so this we can repel out, means we can remove it with the help of naphthalene balls. So exactly from where we are going to get this naphthalene? From this coal tar, right? And also we can obtain many other products. Bitumen. Now what is bitumen? Bitumen, a petroleum product which is used to place in place of this coal tar. Okay, to prepare those metalling of the road. Metalling of the roads means what, beta? Right now you can see that in Ahmedabad, right now we are having 2 or 3 major projects are going on, right? Metro, some of the bridges and some of the roads, right? So you will see that what is the structure? The structure is bitumen. Bitumen, a petroleum product, that is also one of the petroleum product that we are going to get it, but we can replace with this bitumen with that coal tar. Okay, that is the example. We will see what is bitumen then also. And last one is coal gas. That is also the product. What is coal gas? That we are going to get it from the coke. Generally, we are using this coal gas for what? In many industries and coal processing plants. Coal processing means this processing units, what they are going to do, they are going to separate coke, coal tar and coal gases for different purposes. So coal gas was used for street lighting before we were using it in London in 1810 and New York in 1820. Nowadays, it is used as a source of heat rather than light. Before we were using that coal gas as a
source of light, but right now we are utilizing them as a source of heat, means increasing in temperature and not that light. Okay, that was about coal. Now we are going to see that history of coal first. Yes, beta, those who are raising their hand, what's the question? May I ask, ma'am? Yes, beta, please. मैम जो आपने बिट्यूमेन बोला ना मैम, वो क्या आपको कोल टार में से मिलता है? We are going to get coal tar, bitumen, this coal tar and coal gas from coal only. We are going to see that process only. Okay, we are having that whole process where we are going to get not only coal and petroleum, coal products, but also petroleum products. Okay, and what are those products? Like we have discussed, 200 substances we are going to get, right? So exactly how we are going to get it 200 substances. So we are going to see that process only. Fine. This video is about that thing only. Subscribe the channel and press the bell icon to get latest updates. Black, hard, stone-like substance which is used as fuel in different applications such as thermal power plant for production of electricity. Okay, thermal power plant means what, beta? Thermal word is related to what? Temperature, right? And drug means medicine or something. Drugs means beta medicine only. Always drug word is related to medicine. Okay. Sagnik. Thermal power plant means with the help of this coal and petroleum or this fuel, we are going to get converted into electricity. Okay. In household cooking, in railway engines, And isn't drugs and bad in various for our industries health? to carry out. Now who was it? See, drugs are generally words are for what? Drugs are related to, first of all, medicine. Drugs are those chemical substances. If we are going to use that in a certain amount, okay, that is medicine for us. Whatever drugs you want to discuss, no, definitely we are going to discuss those drugs in reaching the adolescence chapter. That is important point of the chapter. Okay, those drugs, we are saying drugs, why? Because those drugs are going to cause that addiction in body and they are having hazardous effects on our body. Okay, we are not in control of our own self at that time because they are having some specific properties that going to dominate your server main system. Okay, and in that case we are completely in hands of those drugs, right? So we should not consume. And right now we are not going to discuss about those drugs and all, but right now the drugs meaning it's medicine, nothing else. Jay, bolo kya question hai beta aapka? मैम कार्बन के प्रोसेस होता है मैम, उसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है मैम, मैम डेड मैटर को प्लांट में सॉरी मैम कोल में कन्वर्ट करने के लिए मैम। तो फिर मैम जब हम कोल को मैम बर्न करते हैं तो ये सब बाय प्रोडक्ट होते हैं मैम। तो मैम जब सॉइल के अंदर इतना हाई प्रेशर, जस्ट अ सेकंड बेटा, यस डेफिनेटली कोल को बर्न ही करते हैं और हमें बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बट वो सिर्फ बर्न करने वाली प्रोसेस नहीं है। कोल को सिर्फ बर्न करने पर हमें कोल टार या कोल गैस नहीं मिलेगा बेटा। ओके, वहां पे एक और भी प्रोसेस है, वही प्रोसेस देखने जा रहे हैं हम, ठीक है? तो सिर्फ उसी के बेस पे ये नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात है। जैसे डायमंड को बहुत अच्छा, डायमंड कैसे बनता है पहले तो? इट्स ऑल्सो वन प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन ओनली, है ना? बहुत ज्यादा प्रेशर पे जाएगा तब वो डायमंड में कन्वर्ट होगा। वैसे ही कार्बन कैसे बना? जब कोई वेजिटेशन बहुत ज्यादा प्रेशर में और टेम्परेचर में गया तभी वो किसमें कन्वर्ट हुआ? कोल में, है ना? एक सॉलिड फॉर्म ऑफ कोल, राइट? यस मैम। ओके, Chemical reactions. Watch ad-free and complete syllabus on Learn Fatafat Android. It is obtained from Earth's crust. But do you know how it is formed? Let me tell you an interesting story. We have seen this, okay? Core crust, upper crust. What is it? Natural phenomena was the layer of earth, right? So from that crust we are going to get it. Of formation of coal.
About 300 million years ago, due to various natural processes like flood, earthquake, huge forests get buried under the surface of Earth. Year by year, more soil get deposited over them, increasing compression over them. Under hot conditions and high pressure, deeper in Earth's crust, anaerobic bacteria decompose these parts and remove oxygen and hydrogen from them. Anaerobic means what? An means absence. Aerobic, absence of air. Okay, in absence of air also they can survive. So that's why anaerobic bacteria, they have converted them into what, beta? Oxygen and hydrogen. Carbon. Leaving behind only carbon. Due to pressure, carbon get compressed. So the remaining compound, see, if it's a gaseous molecule, definitely is going to get released somewhere, okay, from that porous material is possible, because it was hydrogen gas and oxygen gas, H2 and O2. H2O2 are the hydrogen and oxygen gas. But the carbon component, I already mentioned, beta, that our body is made up of specific of these elements, right? What is that? Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, likewise, right? Now carbon cannot release easily. You need to convert it into some another form, right? So this carbon will stay there only, buried, forming a compact stony mass called coal. This slow process of conversion of dead plants into coal is called carbonization. Since it was formed from dead remains of plants, therefore, coal is also called a fossil fuel. On the basis of carbon content, there are different varieties of coal. Lignite contains 60 to 70% of carbon. Bituminous contains 70 to 80% of carbon. It is the most common form of coal that is used. Anthracite is best variety of coal that contains 90 to 95% of coal. Okay, now this is important, beta. We are going to see three types of coal, means varieties of coal, out of which we have seen bitumen. Okay, bitumen, how is different? Because it's consisting of 70 to 80% of coal. Bituminous carbon, or you can say bituminous coal. Lignite is consisting of only 60 to 70% of coal or carbon, and anthracite is, you can say now it's a pure, not exactly pure form, but yes, 90 to 95% of that part anthracite, lignite, bitumen, and anthracite. Okay, you are having this order, you need to LBA. You know that NBA basketball tournament, the biggest Yes, ma'am. basketball Yes, ma'am. tournament in the world, right? Yes. And देखा है मैम on that बहुत word बार you can, on that word you can remember this lignite, bituminous, and anthracite, LBA. Okay, it's not LBW also, you know that, right? LBW. ये मैंने नोट कर लिया है Accordingly, yes. Yes, beta. Okay, so anthracite is consisting of 90 to 95% of coal. These are three types of coal. Then we are going to see the next one. Just taking over this. Free and complete syllabus on Learn. What are the uses of coal? Burning of coal in air gives out high amount of heat, releasing carbon dioxide gas. Thus, it is one of the major source of energy. In industries, various useful products are produced from coal. These are coke. It is purest form of coal. It is tough, porous, and black Porous means there you will find out the pores means holes, right? substance. In households, coke is used as fuel without smoke. Coke is also used in chemical processes such as manufacture of steel, extraction of many metals. Okay, so what does it mean, beta? If we are using the directly wooden logs, so those wooden logs are going to convert into fumes, right? Or smoke. But if you are going to use this coal, you might have seen that those who are preparing barbecues, right? That outdoor barbecues, then they are using these coals because the taste of charcoal, and you might have seen that few of the recipes we are using charcoal. Once we are done with that sabji, we are going to put that burning charcoal inside. Charcoal means coal.
Yes, beta. Biryani, dum biryani. Biryani. Okay. So in that sabjis or whatever barbecues you are preparing, we are doing it on that charcoal. So that smoky flavor of the charcoal will just fuse inside that food, right? So that, but that is you will see without generating smoke, and that's why we are using them. Otherwise, it will cause that it's not visible right now. Wherever we are living, we are going to burn that wooden log or something which is going to convert it into smoke, right? Extraction is a process with which we can obtain pure metal from its impure form, such as pure iron is obtained from iron oxide. Coal tar. It is black smelly liquid having mixture of about 200 substances. It is used for making synthetic dyes, plastics, paints, synthetic fiber, pesticides. Now you know that, right? First chapter was about what, beta? Coal, air, and water or petroleum products, from where we are going to get our synthetic fibers as well as plastics, right? Synthetic dyes. Yes, beta, I'll take all the questions. Just give me a moment. Photographic material, naphthalene ball. Photographic material, specifically this photographic material. Right now we are having digital cameras, DSLRs, but before we were using this carbon print, right? So what was that? That is made up of carbon. So once you will take that picture, it's going to be impressed over this carbon, okay? And then under the darkroom, we were generating those films into that color by putting them into trays which is filled with the different dyes or colors, right? And we can get our photographs. But right now that is not the case. Naphthalene, that is Ma'am? also one of the product from coal tar. Yes, beta. मैम कैन यू प्लीज टेल कि ना कोल से हमको पेस्टिसाइड कैसे मिलता है? Sorry? मैम हमें कोल से पेस्टिसाइड्स कैसे मिलता है? Pesticide में से? मतलब कोल tar बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं है. चैट में लिख सकते हो क्या? चैट में मैम कोल में से पेस्टिसाइड कैसे बन सकता है? कोल में से पेस्टिसाइड्स कैसे मिल सकते हैं मैम? वो ऐसा कोल में से पेस्टिसाइड, बेटा पूरा का पूरा पेस्टिसाइड आपका कोल से नहीं बना होता है. आपने कभी देखा है कोई भी एक इंग्रेडिएंट से कोई प्रोडक्ट बनी है? बाथरूम क्लीनर को ले लो, कोई भी पेस्टिसाइड को ले लो, कोई भी आपके इवन टेल्कम पाउडर को ले लो या नॉर्मल को भी ले लो. अगर आप नॉर्मल एलोवेरा जेल की कोई प्रोडक्ट भी उठाओगे ना, तो वहां पे 95% या 97% आपकी जेल होगी, बाकी के 3% तो कुछ और होगा ही. सो इट इज नॉट ओनली कोल tar कि कोल tar पूरे आपके पेस्टिसाइड नहीं बना रहा है. वो पेस्टिसाइड क्या है? पेस्टिसाइड का मतलब ये है कि इट्स गोइंग टू जस्ट रिमूव ऑल दोस पेस्ट, इंसेक्ट एंड मोथ. क्यों? क्योंकि जो मोथ है या जो भी इंसेक्ट्स है या पेस्ट है, वो इस कोल की जो स्मेल है, ठीक है, या इसकी जो प्रॉपर्टी है, उससे वो दूर चले जाएंगे. जैसे हमारे लिए अगर हम ले लें, है ना, तो हमारे लिए भी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है. अगर इंसानों को भगाना है तो हमारे लिए भी और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, अगर हमें भगाना हो तो. वैसे ही पेस्टिसाइड को रिमूव करने के लिए हमारे पास ये कुछ पोर्शन लिया जाता है कोल tar का, या फिर कोल tar का एक फॉर्म लिया जाता है. बेटा वो पूरा का पूरा कोल tar से नहीं भरा होता है. आपको क्या लगता है कि पेंट, सिंथेटिक फाइबर, क्या वो पूरा का पूरा कोल tar है? क्या वो फिर ब्लैक कलर का होगा या फिर स्मूथ टेक्सचर वाले फाइबर होंगे? क्या वो नहीं होंगे? डेफिनेटली, है ना. प्लास्टिक, क्या आपको कभी भी प्लास्टिक की बोतल कोल tar की तरह लगती है? इट्स अ प्रोसेस. वहां पे बहुत सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं और फिर वो कन्वर्ट होता है. बेटा इट्स नॉट ओनली वन फॉर्म, राइट? Roofing materials, drugs, explosives, perfumes, etc. अब ये ड्रग्स के लिए बहुत सारे कंपोजिशन होते हैं. अब आपको लगेगा कि कोल tar में से क्या दवाई बनती है और कोल tar खाते क्या हम? तो कोल tar में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स, हमने 200 सब्सटेंसेस बोला है बेटा. उसमें से एक सब्सटेंस वो भी होगा कौन सा, जिसमें से हम मेडिसिन बनाएंगे. इवन हम मेडिसिन किस में से बनाते हैं? स्नेक के वेनम से भी बनाते हैं, केवियर से भी बनाते हैं, कोड लिवर ऑयल से भी बनाते हैं, एल्गी से भी बनाते हैं और फंजाई से भी बनाते हैं. तो कोल tar तो कैसे रह जाएगा बेटा, है ना? with micro राइट. ओके, दृष्टि क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? मैम वो गलती से हो गया था हैंड रेस. ओके फाइन, ठीक है. नेश्वी, यस बेटा, क्या क्वेश्चन है नेश्वी? हाँ, नाउ पीट इज अनदर एग्जांपल ऑफ कोल. यस करेक्ट, हम पीट पे भी आएंगे अभी. व्हाट इज पीट? मैम कोल इज आल्सो कार्बन. It is done. कोल इज नॉट फॉर्म ऑफ बेटा कोल. यस नेश्वी.
Ma'am, I am new student. Chapter 8 is done. 18. 8. 8. Cell. हाँ हो गया. Yes, ma'am, done. Yes, ma'am, done हो गया. If you are having any question, beta, you can ask, okay? All Okay. these things, please remind me in last 5 or 10 minutes, okay? Science marks came 39. Nishvi, okay, very good. Coal is also form of carbon and diamond also, but coal is not strong as diamond. हाँ, इसी के ऊपर जा रहे थे बेटा. ठीक है, रुद्र. मैंने क्या बताया? वेजिटेशन. जो वेजिटेशन था डेड फॉर्म में, वो किस में कन्वर्ट हुआ? पहले कार्बन. अब कार्बन को भी अगर ज्यादा प्रेशर में डालोगे और हायर टेम्परेचर पे डालोगे, तब वो डायमंड में जनरेट होने वाला है. यानी कि क्या, क्यों बोला जाता है कि बहुत हार्ड वर्क, स्वेटिंग, खून पसीना एक करके फिर डायमंड मिलता है हमें, कोई है ना, धोनी जैसा डायमंड, या फिर अभी जो हमें मिल रहा है मैरीकॉम जैसा डायमंड, राइट? वो डायमंड कब मिलते हैं? जो बहुत प्रेशर से गुजरे, फिर वो मिलते हैं डायमंड. वही स्टोरी होती है डायमंड के भी. कैसे डायमंड मिलता है? कार्बन जो है, कोल जो है, वो बहुत सारे प्रेशर, अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर से पास होके कन्वर्ट होता है डायमंड में. अगर आप उसको हथौड़ी से अगर तोड़ना भी चाहोगे ना, तो हथौड़ा टूट जाएगा, उतना स्ट्रांग होता है डायमंड. ये तो सुना है ना उसके थियरी के बारे में. ठीक है, ये वाला Yes, बेटा ma'am. इट्स ऑलरेडी 30. ओके, ये नेक्स्ट सेशन में मुझे प्लीज याद दिलाओ, वहीं से कंटिन्यू करेंगे हम, है ना? Okay, ma'am. Yes, ma'am. पूरा उसी के ऊपर डिपेंडेंट है. और आप जानते ही हो, अगर डायमंड के बारे में कुछ भी थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट सुना होगा, तो ये पक्का सुना होगा, राइट? इसके ऊपर आएंगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सेशन में. ओके, बाय बेटा. Okay, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.
हेलो साक्षी मैम। हेलो मैम साक्षी मैम नहीं है आई गेस। एडमिन में है ना कोई है? मैम उनको ऑडियो शिवाली कनेक्ट मैम नहीं नहीं है। आने वाले हैं। मैम शिवाली मैम नहीं आने वाले हैं। नहीं बेटा नहीं आने वाले। हम दूर आज क्या करेंगे? हाँ मैम आज क्या करेंगे? ऐसा बोला है चैप्टर 3 कंटिन्यू। मैम ने आगे करा है चैप्टर 3? हाँ मैम करवाया है ना बहुत हाँ सारा मैम हाँ करवाया मैम करवाया है, बहुत करवाया सारा है। 3 करवाया तक है। चला। कंटिन्यू करने का। ओके हाँ तो मैम बाकी का 3.3 कंटिन्यू के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया। यानी 2 बैच कंबाइन है आज। नो मैम इधर है हमारी पूरी। तो हाँ 29 मैम स्टूडेंट्स है। मैम 9 स्टूडेंट्स आ गए। ओके 2 मिनट मुझे होस्ट बनाएंगे तो मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊंगी। मैम साक्षी मैम ऑडियो से कनेक्ट नहीं। मैम शिवाली मैम ने होमवर्क दिया तो आप चेक कर लेना। पहले 2 टाइम लिखना था क्वेश्चन नंबर 2। शिवाली मैम ने बोला था 2 टाइम लिखना था क्वेश्चन नंबर 2। वो शिवाली मैम का होमवर्क शिवाली मैम को बताएं। शिवाली मैम ने बोला था कि ऊपर को ना उसके साथ दे देना पेजेस। कहाँ तक कंप्लीट? मैम मेरा नेटवर्क बैंडविड्थ मैम मेरा नेटवर्क बैंडविड्थ लो है तो मैं अपना वीडियो ऑफ। हाँ मैम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 या 3? 2.3 मैम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक हाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 से चालू करना है। हाँ मैम क्वेश्चन नंबर 3। ओके रुको। क्वेश्चन नंबर 2 तक तो मैंने ही नहीं कराया था। 3.3 हाँ मैम आपने तो एक ही चैप्टर कराया था ना, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। हाँ मैम आपने तो हाँ मैम चैप्टर नंबर 12 करवाया था आपने। अच्छा ये बैच बदल गई तो दूसरी बैच में मैंने यही चैप्टर कराया तो मुझे ऐसा लगा मैं भूल गई हूँ। मैम वो जीएसटीबी की बैच थी। हाँ हाँ ये सीबीएसई की बैच है। ओके ओके आई फॉरगॉट इट। चलो कौन से क्वेश्चन 3 से बाकी है ना बेटा? 3.3 का Yes, हाँ मैम ma'am. क्वेश्चन 3। यस मैम। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3। कैन अ क्वाड्रिलेटरल, पहले मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ बेटा, उसके बाद जिसको डाउट हो ना वो हैंड रेज करेगा, बीच में नहीं बोलना। ओके सागनी Okay, ma'am. तू म्यूट रखना बेटा। ABCD कि पार्टिसिपेंट ज्यादा होता है और अपना अनम्यूट होके एवरी स्टेप में बोलेंगे ना तो सबको सुना ही नहीं देगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम? I know you everyone are familiar with the properties of parallelogram. Opposite sides are equal, okay, and opposite angles are also equal in parallelogram. Now what is given? Angle D plus angle B equal to 180. In parallelogram opposite angles are equal. If the opposite angles are equal, then the sum of D and B will be 180. Okay, adjacent angle. but it नहीं बेटा, they are not adjacent angle. D and B देखो ध्यान से, they are opposite angles. D and B Okay, they ma'am. are opposite angles. So answer of this question is may or may not. Why may or may not? Because अगर मैं बोलती हूँ जरूरी नहीं है ना कि इसके आंसर दोनों 90 होगा, अगर ये 60 होगा तो ये opposite भी 60 होगा, so addition will be 120. The every case में possible नहीं है, that is possible only in case of rectangle and square. If the parallelogram is a square or rectangle तो ही आंसर possible है। चलो किसी को भी फर्स्ट ऑप्शन में डाउट है तो वो अपना हैंड रेस करेगा, नो डाउट करके परेशान नहीं करना।
ओके चलो क्वेश्चन नंबर मैम यस बेटा। मैम मुझे समझ नहीं आया, फिर से समझाओगे? क्या समझ नहीं है बेटा? उसने ऐसा बोला है कि सम ऑफ टू अपोजिट एंगल। एक्चुअली पैरेललोग्राम में होता क्या है, एडजेसेंट एंगल का एडिशन 180 होता है, जैसे a plus b is 180, b plus c is 180, c plus d is 180, a plus d is also 180। और उसने क्या बोला है, ऑपोजिट एंगल्स टू b एंड d। तो b एंड d दोनों ऑपोजिट एंगल है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये एवरी टाइम पॉसिबल नहीं है। ये कौन से केस में पॉसिबल होगा? अगर दोनों 90 है ना तो एडिशन 180 होगा, क्योंकि इक्वल होता है ना, बी एंड डी बोथ आर इक्वल एंगल्स। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 90 हो, वो 60-60 भी हो सकता है। सो आंसर इज मे और मे नॉट। ओके, जिसने पूछा था डाउट। ओके, नाउ सेकेंड वन इज AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8। AB 8 है और DC भी 8 है, ठीक है, यानी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और BC इज 4.4, ऐसा लिखा है। AB इक्वल टू दिस एंड AD इज 4। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो AB इक्वल टू DC ऑलरेडी गिवन है, बट AD इज नॉट इक्वल टू BC। ठीक है ना, समझ आया? तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम इन दिस कंडीशन। ठीक है मैम? मैम नहीं बेटा, डाउट हो तो हैंड रेज करो। यस बेटा बोलो। मैम हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वो जो एंगल D प्लस एंगल B है वो 180 डिग्री हो सकता है। कैसे? तो जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी पैरेललोग्राम है उसकी हम लोग कोई कंडीशंस पूरी करें तो वो कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर और रेक्टेंगल, तो उसका आंसर यस आएगा। अगर वो स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं है तो उसका आंसर यस नहीं आएगा बेटा, है ना? ओके चलो, थर्ड इस तरह से मैंने आंसर लिखा है, मे और मे नॉट, यानी उसको ट्रू भी नहीं बोल सकते, फॉल्स भी नहीं बोल सकते। थर्ड वन इज एंगल A इज 70। चलो एंगल A गिवन है 70 डिग्री, एंगल C इज गिवन है 65। तो ये फॉल्स हुआ ना, बिकॉज पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है, ऑपोजिट एंगल शुड बी इक्वल। ऑपोजिट एंगल इक्वल ना? और यहाँ ऊपर वाले में लिखना ना, ऑपोजिट साइड शुड बी। ठीक है, क्वेश्चन 3 पूरा कंप्लीट हो गया है। किसी को डाउट है तो बोलो। नो डाउट? नो मैम। नो मैम। अरे डाउट नो नहीं बोलना, जिसको है वही बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, draw a rough figure of a quadrilateral। ध्यान से देखना, that is not a parallelogram। तो पहले सोचना है कि वो पैरेललोग्राम नहीं होनी चाहिए, यानी उसका मतलब है ऑपोजिट साइड्स तो पैरेललोग्राम में, यस काइट, ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में इक्वल होती है। और उसमें क्या लिखा है, बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। यानी काइट ही एक ऐसा है जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती है, एडजेसेंट साइड्स। आपको प्रॉपर्टी लिखा हुआ है ये सारी? यस मैम। ओके, तो उसमें देखो बेटा, काइट में ओनली दिस टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इक्वल। कभी भी A इक्वल टू C नहीं होगा, ऑलवेज B इक्वल टू D। ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी आती है आपको काइट की? इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, पता है? 90 डिग्री। यस वो बीच में होता है। चलो ओके चलो काइट बना लो। हो गया, लिख दिया। ओके, और साइड में लिखना काइट, क्योंकि डायग्राम ढंग से नहीं होगा तो वो काइट जैसा दिखेगा नहीं, इसलिए बाजू में लिख लेना काइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। The measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2। यानी adjacent angle जब भी रेशियो में गिवन होता है ना तो उसको x सपोज करना है, A B C D। तो let the angle
एंगल ए इक्वल टू 3x, है ना। जब भी रेशियो में होता है x सपोज करना है, ए बी ले सकते हो, बी सी ले सकते हो, ए एंड बी आर एडजेसेंट, बी एंड सी आर एडजेसेंट, डी एंड सी आर एडजेसेंट, ए एंड डी इज आल्सो एडजेसेंट, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स। अब आपको पता है पैरेललोग्राम में ऑलवेज एडजेसेंट एंगल का एडिशन कितना होता है, 180। 180. तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, रीजन एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब एक का आंसर कितना है मेरा 3x, वैल्यू ऑफ b इज 2x व्हिच इज इक्वल टू 180। सो 3x प्लस 2x मैम मेरे इज, को एक और बात समझाओ ना, मेरे को पता नहीं चला। क्या बेटा? मैम मेरे को समझाओ ना एक और, पता नहीं चला। ओके, ये क्या था बेटा, कैसा बोला है कि पैरेललोग्राम है जिसमें एडजेसेंट एंगल का रेशियो गिवन है कि ये 3:2 में है, उसका रेशियो गिवन है ये। तो अपने क्या करेंगे, जब भी रेशियो गिवन होता है ना तो वो x के टर्म्स में सपोज करते हैं, तो 3x एंड 2x आ गया। अब एडजेसेंट एंगल का एडिशन 180 क्यों होता है, जैसे ये दो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो इन दोनों का एडजेसेंट एंगल का एडिशन कितना होगा, 180, ठीक है। यस मैम। तो मैंने वही लिखा, 3x plus 2x is 180, so 5x, so x is equal to 180 degree divided by 5, 5 3s are 6, x का आंसर कितना आ गया 36। अब देखो बेटा ये 3:2 आपको देखना था ना कैसे होता है, तो एंगल ए का आंसर क्या है आया मेरा 3 into 36 is 2 into 36, तो दोनों जगह से 36 कैंसिल हो गया तो आ गया 3:2, ठीक है। हाँ मैम, पर आपने 3 और 2 क्यों रखा वहाँ पे? क्यों, उसने दिया है बेटा 3:2, देखो बेटा रेशियो देखो। मैम रेशियो नहीं, वो आपने लास्ट में कंफर्मेशन के लिए अभी अच्छा कंफर्मेशन, हाँ कंफर्मेशन के लिए किया था ना। तो एंगल ए का आंसर क्या है बेटा 3x, तो 3 into वैल्यू ऑफ x, तब जाके मुझे ए मिलेगा ना, इसलिए मैंने 3 into 36 लिखा, ठीक है। ओके ओके ओके। 108। यस 108 डिग्री, ओके, डिग्री लिखना नहीं भूलना है। एंड एंगल बी इक्वल टू 72 डिग्री, ठीक है। 72 डिग्री। 2 into 36, so angle B is equal to 76. Ma'am, done. Okay, everyone मेरे को completed? लिख रहा हूँ। No, ma'am. Wait a minute. Okay, 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 मैं वेट कर रही हूँ। मैम हम्म, मैम जो 7th वाला है ना मैम, वो कर सकता हूँ मैम एक्सप्लेन? हाँ कौन बोल रहा है? मैम जय। ओके जय, 7th आएगा ना तब मैं तेरे को याद करूँगी, ठीक है। मैम मैं 6th वाला बोलूं, मीट। ओके मीट 6 में तेरे लिए याद करूँगी, अभी 2 मिनट है बेटा, सब लिख लेते हैं फिर। मीट कौन है, मैंने कभी आवाज नहीं सुनी। मैम डन। ओके ओके, देखा मीट, याद आया, चलो। कंप्लीटेड एवरीवन, किसी का बाकी है? हाँ मैम हो गया। मैम मेरा हाँ लिखो, चलो जैनी बहुत स्लो लिखो। यस मैम हो गया। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 5, चलो मीत एक्सप्लेन करो। Yes, ma'am. Ma'am, let ABCD be a parallelogram in which angle A is equal to angle B. क्यों ऐसा, मैं B equal to C नहीं ले सकती? मैम ले, नो मैम ले सकते क्यों?
ले क्यों? सकते हैं, ले सकते हैं। तो मैं एक काम करूं, मैं b इक्वल टू डी नहीं ले सकती? मीत ले सकते हैं मैम, ले सकते नहीं, ले सकते हैं। b इक्वल टू डी नहीं ले सकती। देखो क्वेश्चन पढ़ो। मीत तू कहीं से देख के बोल रहा है, इसलिए मैंने तेरे को कंफ्यूज किया। देख तो बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा है, टू एडजेसेंट एंगल, तो b एंड d आर एडजेसेंट एंगल। मीत तो नाश्ते में क्या खाता है इवनिंग में, पेन के ढक्कन? नो मैम। अच्छा, मेरे को ऐसा लगा। बेटा b एंड d आर एडजेसेंट एंगल, देखो तो read the question properly beta. B and D are opposite angle. They are saying the measures of the two adjacent angles of a parallelogram have equal measures. यानी मुझे adjacent लेना है, so I can take A and B or B और C, C and D, A and D, कोई भी पैर ले सकते हैं। ओके मीत, चलो अब आगे बोलो। मैम मे आई से समथिंग? बोलो। मैम अगर हम लोग मैम है ना, अगर x लेते हैं दोनों एंगल को, तो हम उसको मैम 2x कंसीडर कर सकते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 180 ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। तो वही करना है ना, ठीक है। चलो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू x, ठीक है। अब सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होता है, 90 180 डिग्री। एंगल A अच्छा, प्लस इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल। मैम हमारा फर्स्ट टाइम में क्या लिखा है मैम? हाँ, फर्स्ट लाइन में ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, आपको सिंबल नहीं पता होगा, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ। ठीक है बेटा, अब चलेगा। यस मैम। x प्लस एक्स इक्वल टू 180। क्या मन में बोल रहा है म्यूट करके? 2x मैम इक्वल 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 2 माइनस में नहीं जाएगा, डिवाइड में क्यों गया अमित? मैम क्योंकि हम लोग ट्रांसपोज करेंगे ना, वो 2x है ना, तो वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो 180 डिग्री अपॉन 2x अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है। आप इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो उसको? मैं देखना चाह रही हूँ अपना आंसर बदल रहा है, इसलिए x इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। Therefore angle A equal to 90 degree and angle B is also 90. Easy one ना? It is a one marker. Yes बेटा बोलो। मैम इसमें पर कहा है कि एडजेसेंट एंगल है ना, तो एडजेसेंट एंगल 90 से बराबर। देखो बेटा एक मैम क्वेश्चन 8 का फर्स्ट मैं सॉल्व करूंगा। ये देखो बेटा, जिसको डाउट हो रहा था ना, देखो ये 2 पैरेलल लाइन है, देवम आई थिंक बोल रहा था, और ये ट्रांसवर्सल है बेटा, तो एडजेसेंट बना। और यहाँ से अगर मैं दूसरा ट्रांसवर्सल ले रही हूँ, तो ये भी एडजेसेंट एंगल हुए ना देवम? देवम नहीं, रुद्र था। ओके ठीक है, तो कौन नाम लिख रहा हूँ? हाँ रुकती हूँ। न्यू स्टूडेंट शौर्या, मैंने कभी नहीं नाम सुना। ओ मैम। अच्छा, न्यू स्टूडेंट और गर्ल्स है। चलो कंप्लीटेड। यस मैम। नो मैम, 2 मिनट। ओके, 7th क्वेश्चन तो जय बोल रहा था, जय को चांस देना पड़ेगा। रिजर्व रखते हैं क्वेश्चन, जैसे सब सीट्स रिजर्व रखते हैं ना। 7th की जगह अगर जय तुझे 9th पूछूं तो नहीं चलेगा? नहीं मैम। ऐसा? मुझे पूछ सकते हो ना, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो कंप्लीटेड एवरीवन। मैम मैं बोल सकती हूँ 8 का। कौन बेटा, नाम बताओ। पंक्ति। ओके पंक्ति, 8 तेरे लिए रखते हैं। 7th डायग्राम बना दूं पहले, फिर एक्सप्लेन करो। हम 9th मेरे लिए की जरूरत ही नहीं पड़े, पहले से ही रिजर्व हो गया। चलो पीछे है अभी और क्वेश्चंस। E P H और गिवन है O, here it is X 40 Z और Y। चलो जय बताओ। मैम वो एक्सचेंज वाला 70 है। कौन सा? मैम कुछ नहीं है मैम। जब हम एंगल
y है मैम वो भी 40 हो जाएगा, क्योंकि मैम प्रॉपर्टी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की तरह से। और जो मैम जो एंगल ए हम लेंगे मैम, जो 70 के बाजू में जो हमने एक खाली मिनट, ए तो है ही नहीं। अच्छा 70 के बाजू में, ओके ठीक है। मैम हम लेंगे। अच्छा तो ओके। मैम वो लीनियर पेयर में है मैम 70 से, सो हम सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू 110 होगा। और जो ठीक है। x है मैम वो भी 110 होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। तो और एक काम करो ना जय, मुझे ऐसा ऑप्शन चाहिए कि अगर मैं बोल रही हूँ कि EH एंड PO आर पैरेलल, ठीक है, और ट्रांसवर्सल बोल रही हूँ HO, तो ऐसा कोई एंगल मिल सकता है? मैं ए बी नहीं सपोज करो और मुझे आंसर मिल जाए। नहीं मैम। नो मैम, नो नहीं मैम। ऑप्शन नहीं है, देखो तो ध्यान से। मैम है मैम, जो मैम y है ना वो 40 से इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल में है। ऐसे है, देखो जय ध्यान से देखो मैम y इज इक्वल टू 40 होगा। एक मिनट देखो, वो तो है, उसने बोला यहाँ पे देखो जय, ये 70 है, तो ये और ये कौन सा एंगल होता है? कोरस्पॉन्डिंग। तो 70 जो है, तो ये भी H पूरा 70 नहीं होना चाहिए? वो H ही है ना, मैंने जो ड्रॉ किया उसके अकॉर्डिंगली। समझ आ रहा है सबको? मैम यस मैम। तो 40 प्लस Z इक्वल टू 70 नहीं लिख सकती मैं? यस मैम लिख सकते मैम हो। लिख सकते हो। क्योंकि वो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो उससे मुझे Z मिल सकता है, नहीं मिल सकता डायरेक्टली? मिल सकता है मैम। ऐसा। और फिर अगर मैं सोचूं कि चलो वो H पूरा एंगल मिल गया, ठीक है, तो वो H और E दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो उसका एडिशन 180, तो X मिल सकता है। यस मैम। यस मैम मिल सकता है। इजी। मैम बहुत सारे यस मैम इजी। तेरे मेथड सही है। मैम 40 yes, प्लस बेटा। x इक्वल टू 180 करके डायरेक्ट भी 110 मिल सकता है। कर सकते मैम हैं, आज मैम आज हमें क्यों कंफ्यूज, हमको ही क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ बेटा, बहुत मैम सारे सिखा वेज रहे होते हैं। हैं, बहुत सारे वेज होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि एग्जाम में एक ही मेथड याद मैं आए। तो मस्ती कर रहा हूँ। ओके चलो मैं कंटिन्यू करूं मैम? हाँ चलो बेटा, तेरी मेथड से लिखते हैं। फिर मैम लास्ट में z बच रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी करके वो भी मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा। चलो एंगल H इक्वल टू एंगल O, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसमें आप कोई भी मेथड कर सकते हो, आपको जो इजी लगे, आंसर सही होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो H जो है वो पूरा है दो एंगल का एडिशन, ठीक है ना। ध्यान से देखो, 40 प्लस Z दैट इज टोटल H, विच इज इक्वल टू एंगल O है वो है 70 डिग्री, तो मेरा Z आ गया 70 डिग्री माइनस 40, Z इज 30 डिग्री। इजी। तो होल एंगल H कितने का हो गया? H कितने का होगा टोटल? 70 डिग्री। 70 डिग्री। H is 70 डिग्री। अब देखो H 70 है, तो H और E दोनों कौन से एंगल हो गए? एडजेसेंट एंगल्स। तो एक्चुअली एडजेसेंट एंगल में ये पूरा लिखना पड़ता है, लिखा था स्कूल में, जैसे EP is parallel to HO, EH is a transversal, सब लिखा था। यस मैम। स्कूल में तो चलाया ही नहीं। अच्छा, EP is parallel मतलब कि अभी चल रहा है, अभी हुआ, ओके पहले एक्सरसाइज हो गई। मुझे तो नहीं लगता इतना हमारा सब तो वो लिखा, चैप्टर भी चल गया, इतना सब प्रैक्टिकल लिख। ज्योमेट्री। ओके वो तो इजी है। ट्रांसवर्सल, इस किसने हैंड रेज किया? नैश्वी का क्या नाम था, चला गया। एंगल E प्लस एंगल H इक्वल टू 180। So angle E, that is X, H is 70 degree, which is equal to 180 degree. Angle X is equal to 180 minus 70. So it is 110. ठीक है। लास्ट एक बाकी रहा, वो लिख लेते हैं। 40 डिग्री इज इक्वल टू Y. Reason alternate interior angle, ठीक है। It is a 3 marker question. Alternate interior angle.
हमें मैथ्स के मार्क्स कब मिलेंगे? मैं तो यही नहीं पता, एग्जाम हुई तो मार्क्स की कहाँ से बात करूं। किसी ने अभी हैंड रेज किया था, लोअर मैम आज शिवाली मैम क्यों नहीं है? वो बीमार है बेटा एक्चुअली। मैम एक कोइंसिडेंस हो गया कि मैम कोइंसिडेंस मतलब कि हुआ नहीं, 3 मैम है, तीनों मैम को बीमार हो गए सिवाय साइंस के मैम। ऐसा? हाँ मैम, सिवाय साइंस के मैम के हर एक मैम बीमार हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा हमारे लग रहा है स्कूल जो आपका लेक्चर लेता है वो सारे बीमार हो जाता है, ऐसा तो नहीं है ना? नो मैम। मैम हमारे स्कूल में मैम मैथ्स के मैम हमेशा बीमार रहते हैं। परेशान नहीं करते। अच्छा, ऐसा मुझे लग रहा है आप सबको बीमार करके ही हाँ, छोड़ते हम लोग कभी मैम को परेशान नहीं करते, हम कभी अपने मैम को परेशान नहीं करते। चलो डाउट है वो भी ज्यादा। अच्छा अच्छे हो। चलो कंप्लीट हो गया बेटा? यस मैम, कंप्लीट। नो मैम। ओके, लिख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में को देना। मैम हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। गन्स, रन्स, कितने अच्छे नाम दिए। कौन गन्स एक्सप्लेन करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन करो। मीट बोला था वो पंक्ति बोल रहे थे ना, पंक्ति या मीट? नहीं, मीट ने तो टर्न ले लिया। मैम यश ने बोला था कि वो मैम 8 का फर्स्ट एक्सप्लेन करेगा। ओके चलो, मैंने बोला था सेकंड हाँ बेटा, अरे जिसको करना है करो। माइंड चलो सब अपनी अलग अलग मेथड से करना, मैं सब सुन रही हूँ, इसमें तो कोई अलग मेथड है नहीं। मैम 8 वाला मैम एक ही मेथड है। मैम ड्रॉ किया मैम एक ही मेथड है, इसमें कोई एक ही मेथड है। मेरी बारी। चलो यश, योर टर्न। 20 मैम 3y माइनस इक्वेशन होगा 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26। और ये इक्वेशन आया कहाँ से यश? ये इक्वेशन ऐसा क्यों बना? मैम y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन बनानी होगी ना? नहीं बेटा, उसके लिए पहले कुछ लिखेंगे नहीं। गॉन्स क्या है बेटा? क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम। हाँ पैरेललोग्राम। और हमको पता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। यश को पूछ रही हूँ, सब क्यों अपना नाम बदल रहे हो? यश बोलो बेटा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, तो SN इक्वल टू GU। चलो यश आगे बोलो। हाँ मैम, SN इक्वल टू GU 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26। 3y इज इक्वल टू 26 माइनस 1। एक सेकंड मैं लिखती हूँ। 26 इक्वल टू 3y। दृष्टि सर पे हाथ रख के क्यों पढ़ रही है? 3y बेटा इस एक ही साइड, वेरिएबल ऑन वन साइड, कांस्टेंट ऑन अनदर साइड। Therefore 26 plus 1 is equal to 3y. Therefore 27 is equal to 3y. Therefore 27 upon 3 is equal to y. So answer will थोड़ा be सा 9. सांस ले ले, बीच में ऑक्सीजन कम हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। 3x is equal to 18. इसके बाद ओके बेटा, उसको बोलने दे, उसको मना नहीं कर सकते। हाँ बेटा, x is equal to 3x is equal to 18. X is equal to 18 upon 3 and x is 6. ओके चलो देखो मैं क्या बता रही हूँ। इज इक्वल टू क्या लिखा है मैम? मैं बता रही हूँ, एक मिनट रुको। गॉन्स इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है? तो उसकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना? तो उसमें ऑलवेज ऐसा होगा, दो वेरिएबल नहीं है, एक के सामने एक ही वेरिएबल है। तो SN और GU दोनों ऑपोजिट साइड्स है, तो मैंने क्या लिखा? SN इक्वल टू GU। अब वैल्यू ऑफ SN इज 26, वैल्यू ऑफ GU इज 3y माइनस 1। तो मैंने वेरिएबल वही साइड रखा, 3y को RHS साइड ही रखा, -1 दूसरी साइड लेके गए, तो प्लस हो गया 27। अब इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? y के साथ 3 मल्टीप्लीकेशन में, तो वो डिवाइड में जाएगा, तो y इज 9, ठीक है? अब दूसरी कौन सी साइड्स है? तो SG इज इक्वल टू NU। वैल्यू ऑफ SG इज 3x, वैल्यू ऑफ NU इज 18। तो 3 डिवाइड में जाएगा 6। चलो यश, थैंक यू बेटा, उसने एक्सप्लेन तो किया। 6 x इज इक्वल टू 6, ठीक है? बोलो आप किसी को। खतरनाक लग रहा था सब। हाँ, इट्स इजी, दैट 2 मार्कर क्वेश्चन, समटाइम्स 1 मार्कर। मैम क्वेश्चन 2 का मैम फिगर ड्रॉ कर ले। हाँ कर लो, चलो
मैं मना तो नहीं कर सकती, मना करूंगी तो भी तो नहीं करेगा ऐसा। मैम नहीं करेंगे ऐसा मैं आप गजब क्वेश्चन पूछते हो। सही पूछती हूँ, गजब नहीं पूछती हूँ। चलो कंप्लीटेड एवरीवन। यस मैम। ओके को नेक्स्ट इज सेकंड, किसने टर्न मांगा था? हर्ष के बाद, यश के बाद, सॉरी। मैम पंक्ति। ओके मैम उसको हाँ, नहीं बोलना तो मैं बोल दो। नहीं नहीं, क्यों वो नहीं, क्यों नहीं बोलेगी? तूने कैसे सोच लिया वो नहीं बोलेगी? नहीं मैम, क्योंकि अभी तक उसने बोला ही नहीं है। वो बोलेगी। उसने बोला। वो बोलेगी, तू चिंता नहीं कर, तू अपना मुंह बंद कर दे तो वो बोलेगी। 20 और y + 7। ऐसा जरूरी है जो सब बहुत कुछ बोलते हैं उसको सब आता है, जो नहीं बोलते ना उसको भी आता होता है, दिखाने की जरूरत नहीं है। चलो पंक्ति। ना बोला। मैं साइलेंट किलर। चलो पंक्ति। चलो बेटा, सबसे पहला स्टेटमेंट कौन सा लिखें? is a parallelogram. ओके, धीरे धीरे हाँ बेटा, मेरा लिखने में टाइम लगेगा। Yes, is ma'am. a parallelogram। फिर कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज्ड होगी बेटा पैरेललोग्राम की, बताओ? मैम इसमें जो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो वो बीच में ओ पॉइंट लिया है तो वो दोनों इक्वल होंगे, जैसे कि एस ओके और इक्वल होंगे। सही है। तो इन पैरेललोग्राम diagonal bisect each other at O। बाइसेक्ट का मतलब है वो पूरा डायगोनल को हाफ करता है ना, each other at O। उससे अपने ऐसा बोल सकते हैं बेटा, क्या बोल सकते हैं? OS = OU है ना, बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब। ऐसा जरूरी नहीं है, किसी को ऐसा लगे, एक सेकेंड, किसी को ऐसा लगे कि मुझे पहले OR = ON लेना है तो भी ले सकता है, पर ध्यान से देखो तो OR और ON को इक्वल लेते हैं ना, तो देयर आर 2 वेरिएबल्स, तो वो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले OS = OU लिया। हाँ बोलो पंक्ति। तो वैल्यू ऑफ OS कितनी है बेटा? मैम तो OS 20 is equal to y plus x। y + 7 है बेटा, OU is 7, देखो। ओके, तो y को इस साइड ही रखते हैं। 20 - 7 ओके ठीक है, सो आंसर इज 13। सो y का आंसर मिल गया मुझे 13। अगर आपने पहले OR, हाँ बोलो मैम। और हमें अभी OR में वो 2 वैल्यू है R और N वाले डायगोनल में। तो मैम हमें पहले SU पूरे का वैल्यू फाइंड करने के लिए 20 + 13 करना पड़ेगा। नहीं, जरूरी नहीं है। देखो मैंने लिखा OR = ON, so value of OR is 16 and ON is x + y। तो y की वैल्यू मिल गई ना बेटा, मैं डाल देती हूँ तो x मिल जाएगा। क्या मैम समझ में नहीं आया? देखो बेटा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी अगर होल SU मेरा, ध्यान से सुनना, अगर होल SU मेरा 8 सेंटीमीटर है तो उसका मतलब हुआ SO और OU दोनों 4 होगा, हाफ होता है ना, यानी इक्वल होता है ना। SO = OU। सिमिलरली ON और OR भी इक्वल होगा, ON और OR भी इक्वल होगा। नाउ वैल्यू ऑफ OR देखो डायग्राम में गिवन इट इज 16 एंड वैल्यू ऑफ ON इज x + y, और मैंने y तो ऑलरेडी फाइंड कर दिया। कितना फाइंड किया फर्स्ट इक्वेशन से? 13। आया समझ में? यस। ये इजी मेथड रहेगी। ओके, सो x इज 3। ओके मैम। क्या सोच रहा है दृष्टि? सही है कि और मेथड दिखानी है? मैम सही है। ओके मैम 9th।
नहीं समझ आ रहा है बेटा, तू भी बहुत सोच रही है ऐसा लग रहा है। चलो कंप्लीट है, समझ आ रहा है। ओके यस मैम। कंप्लीटेड एवरीवन। वर्चुअल बैकग्राउंड हटाओ रुद्रा पटेल। हाँ मैम बता रहा हूँ। वो लगाने में मजा आता है। क्या मजा आता है, इरिटेट करता है मेरे को तो। नहीं, हमारे घर में अगर पीछे का कोई बैकग्राउंड हो तो दिखेगा ही नहीं। डिस्ट्रैक्ट करता है। देखो जैसे मैंने लेक्चर लिया तो मुझे क्यों ऐसा, मुझे वही क्यों दिख रहा है, मुझे कितना डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मेरा ध्यान तो बाकी के बच्चे उसको बैकग्राउंड को ही देखते रहेंगे कि आज उसने कौन सा बैकग्राउंड डाला, राह दिख रहे होंगे। चलो आज तो उसका मैम बैकग्राउंड मेरा तो देखते हैं। सिंपल ही है, मेरा तो खाली ओनली ब्लैक स्क्रीन। चलो कंप्लीटेड एवरीवन। यस मैम। रुद्र का वीडियो नहीं लगाती सिर्फ स्क्रीन। मैम अरे आवाज क्यों ऐसी आ रही है। कंप्लीटेड। वो थोड़ा नेट इश्यू है ना इसलिए। मैम अब मेरी बारी मैम 9th। यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन चांस लेगा नेक्स्ट का। मैम आपने मेरे को दिया था। मुझे तो पता है आवाज। मैम क्या है मैम? मैम आपका आवाज आ रहा है? मैम आपने मेरे को दिया था चांस। 2 मिनट रुको। आपने मेरे को दिया था। मैम क्वेश्चन नंबर 10 लगता है बहुत हार्ड है। नहीं सारे इजी है। बहुत इजी है मैम, मैं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 का। मैम आपने मेरे को दिया था। क्या बेटा? मैम आपने मेरे को दिया था क्वेश्चन नंबर 9 बताने के लिए। 9 किसी ने बोला था ना कि मैं बताऊंगा, कौन था वो? साकनी। हाँ मैम मैंने ही बोला था। अच्छा ओके चलो 2 मिनट डायग्राम बना देते हैं। बताओ मैम। डायग्राम तो बनाने। मैम आपको एक ट्रिक कहूँ, ये कंप्यूटर में भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की। हाँ पता है, रूलर और वो आता है ना। नहीं तो सेटिंग्स में होता है। अच्छा मैं भूल ही गया। इंस्ट्रक्शन के लिए तो यूज करते हैं रूलर और। मैम पर वो माउस की सेटिंग्स में भी होता है। अच्छा पर मैं ना टच पैड से लिख रही हूँ। सभी सोचे इतना अच्छा क्यों आ रहा है। मैम आप बहुत ही मैम आप बहुत कन्वीनियंट राइटिंग लिखते हो पीछे में। मैं तो नहीं पिछले 2 साल से लिख रही हूँ ना ऑनलाइन, तो फिर अभी हो जाएगा। आई सी मैम 2 साल कैसे? 2 साल से ऐसा जरूरी ना, कोविड के पहले भी ऑनलाइन नहीं ले सकते? ऐसे तो मैं तो कोविड है तो ही ऑनलाइन ले सकता है। आउट ऑफ गुजरात लेना हो तो क्या करेंगे? हाँ मैम पहले भी ऐसा होता था। हाँ मैम कोई टीचर बाहर चला गया लेकिन स्टूडेंट को उसी टीचर से पढ़ना। 120 डिग्री एक्स और ये 70। चलो मैं बताऊँ? हाँ बताओ। बताना स्टार्ट करो। हाँ स्टार्ट करो चलो। मैम हाँ मैम जो मैम के है 120 डिग्री मैम, तो मैम के जो है वो मैम आर से मैम एडजेसेंट है। तो हम लोग मैम उसका मुझे नहीं चाहिए वो एडजेसेंट करके। एक सेकंड वो एडजेसेंट करके क्या करे अपने? मैम इजी मेथड है मैम। मैम आर का एंगल फाइंड करना। लॉन्ग कर रहे हैं मैम वो लॉन्ग। उसको सुनने तो दे। हाँ चलो आर फाइंड कर लिया, फिर मैम फिर आर का मैम 60 डिग्री आएगा। फिर मैम जो हमको क्या बोला एस फाइंड करना और ई ना, तो मैम जो आर है मैम वो एस से ऑपोजिट एंगल है, तो आर 60 होगा इसलिए एस भी 60 होगा। और मैम ई 70 है इसलिए मैम एल 70 से ई भी 70 होगा क्योंकि वो ऑपोजिट एंगल है मैम। सही है बेटा। देखो पर इसमें एक और चीज डायरेक्ट कर सकते हैं साग्निक कि के और एस एडजेसेंट एंगल हो सकता है। के और एस यस मैम। और मुझे क्यों पहले मुझे ई और एस ही फाइंड करने थे, उसका रीजन है कि एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको ई एस, और यहाँ पे सपोज कि कोई नाम दे देते हैं ओ ई एस इज अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी डालनी हो तो अगर 2 एंगल मिल जाता है तो तीसरा एंगल मिल जाएगा। यस मैम। है ना? तो इसलिए चलो सबसे पहले लिखते हैं। इसने नाम दिए पैरेललोग्राम के। ओके उसने दिया है। हम ऐसे भी कर सकते हैं मैम कि मैम ई एडजेसेंट है तो मैम 120 मैम ई डायरेक्ट 60 आ जाएगा, और एस भी मैम ऑपोजिट है तो 60 और 70 दोनों आ जाएंगे। ई कैसे 60 आएगा? किसने बोला ई 60 आएगा? ई तो 70 आएगा। रिस्क है 70 आएगा। रिस्क है। पैरेललोग्राम का नाम देख
देखो कौन सा पैरेललोग्राम है, तूने उल्टा ले लिया, ट्रेपेजियम ले लिया, देखो। यस मैम। ओके बेटा, ध्यान से देखो, रिस्क इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर एंगल K प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपने, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, so therefore 120 degree plus S is equal to 180. Therefore angle S is equal to 180 minus 120. Yes, Angle ma'am. S is equal to 60 degree. Easy. चलो नेक्स्ट, दूसरा कौन सा पैरेललोग्राम है, क्लू। यश तू किससे बातें कर रहा है चालू क्लास में? हम थोड़ी देर रुक जाओ, मैम लिख ले। यश भट्ट, यश भट्ट कितने आराम से बातें कर रहा है, किससे बातें कर रहा है तू? क्लू इज अ पैरेललोग्राम, ऑफ कर दिया। Therefore angle E equal to angle L. Reason, vertically opposite angle. एंगल E is equal to एंगल, मैम C लिखा है ना आपने? क्या बेटा? मैम आपने लिखा है ना एंगल E is E is equal to equal to एंगल। L है बेटा, देखो L L L। ओके मैम, एंगल L। वो मैम एंगल का साइन और L थोड़ा सिमिलर लगता है ना। ऑपोजिट थोड़ी होगा। अरे सॉरी, ऑपोजिट एंगल, गलती से मैंने वर्टिकल, वही तो मैम। ऑपोजिट एंगल्स बेटा, इट्स नॉट वर्टिकल, ऑपोजिट एंगल्स। सो दैट E एंगल E इक्वल टू, ये ब्रैकेट को इस साइड लिखो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ये क्या है। 180 प्लस। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम आपकी आवाज आ नहीं रही है। बराबर आ रही है मैम, आपकी मुझे आवाज आ रही है? हाँ, मुझे तो तेरी आवाज आ रही है। डन। यस यस। एंगल मैम E आपको मुझे मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मैम मैम आप हेलो। बोलोगे तो उसको क्यों सुनाई देगा? देख तो सुना। देख, सुनाई नहीं दे रहा इसलिए दिखाई दे रहा है। ठीक हाँ है मैम, पता चल गया। हाँ ठीक है मैम मैं रिजाइन हो जाऊँ? हाँ, रिजॉइन, यस। मैम मैम रिजाइन, टाइम ही खत्म होने वाला है। 15 मिनट है अभी भी। क्या ओके 15 मैम। मिनट? हाँ अभी मैम तो देख लिया, मैम देख लिया। 6:11 मैम। हुआ बेटा, कहाँ से 15 मिनट हुए? 6:11 मैम, 6:17 6:17 हुआ। अच्छा ऐसा, हाँ मैम, मेरा 6:17 लैपटॉप का हुआ। टाइमिंग अलग है। 18 हुए। हाँ 6:17 हो गया। हाँ मैम। ठीक है मत चलो। करो मैम, ऐसा मत करो। इन ट्राइंगल OES मैम मैं हो गया रिजाइन। ओके बेटा, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, मैम आज क्या आप ये एक्सरसाइज खत्म करवा दो? नहीं देखते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल O इक्वल टू 180। एक्चुअली E को E नहीं लिख सकते पर चलेगा क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना। यहाँ तक लिख लिया, मैं ऊपर का इरेज कर रही हूँ। 2 सेकंड मैम, ऊपर का कर दो। ओके वो आपने इन एंगल अकॉर्डिंग टू एंगल सम, एंगल में क्या लिखा है? जी एंगल सम प्रॉपर्टी बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी 70 डिग्री ओके प्लस 60 डिग्री मैम प्लस आंसर है 50 डिग्री। ओके 50 130 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180। therefore x is equal to 180। हाँ बोलो। मैम मैंने अभी भी वर्चुअल बैकग्राउंड इफेक्ट रखा है तो भी आपको वो नहीं हो रहा पीछे? मैम उसने ब्लर किया है, मैम उसने ब्लर किया है। कोई बात नहीं, मैं अभी देखो देख नहीं रही हूँ इसलिए। x is equal to 50।
मैम मेरे को समझ नहीं क्या आया नहीं समझ आया? मैम कि आपने क्या लिखा मैम, कुछ मैम पूरा मिक्स मिक्स दिख रहा है। क्या मिक्स मिक्स दिख रहा है? ये पीछे से लिखा है ये वाला, कहाँ से बाकी है तेरा, ये बता। मैम ये क्वेश्चन है मैम, इन आपने लिखा ना इन ट्राइंगल, ये क्या लिखा है? OES GE in triangle OES according to angle some property. कौन सा क्वेश्चन है मैम? मैम द सम ऑफ द 180। देख कौन सकते सा हैं क्वेश्चन है ये? क्या, कौन सा क्वेश्चन है? 9th ही चल रहा है अभी। तूने तेरा explain किया और तू तेरा पूछ रहा है। तेरा फेवरेट क्वेश्चन चल रहा है। मुझे लगा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। हाँ खत्म हुआ, यहाँ पे खत्म होता है x इक्वल टू 50। x तो फाइंड करना था, इसके लिए तो ये सब अपने किया आगे सब। क्या रुद्रा बोलो? मैम ये एक्स के लिए इतनी सारी रामायण की, यस। किसने लिखी थी रामायण? रुद्र पटेल? वाल्मीकि मैम, वाल्मीकि। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। और आपको पता है महाभारत किसने लिखी थी? महाभारत वेद व्यास। चलो कंप्लीटेड। हाँ मैम। यस मैम। नो मैम, नो मैम। बातें करता है, आधा तो लिखता नहीं है, सबसे शुरू से लिखता है तू, सबसे पहले। कौन मैम? साग्निक बैनर्जी। अरे नहीं मैम, थोड़ा ही बाकी है मेरा, बस रुक जाओ थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही। आज मुझे लगता है कि ये पूरी एक्सरसाइज होगी मैम। चलो बैनर्जी कंप्लीटेड। हाँ मैम डन। So next is question number 10. Explain how this figure is a trapezium. कौन बताएगा trapezium की प्रॉपर्टी? मैं बताऊं? बताओ। एक मिनट रुको साग्निक रुको। ये कौन है? अच्छा तीर्थ पटेल, तो कुछ बताएगा बेटा ट्रेपेजियम किसको बोलता है? यस मैम। मैम ट्रेपेजियम्स अपोजिट साइड्स वर्टिकली अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कैसे वर्टिकली अपोजिट साइड्स होती है बेटा? ट्रेपेजियम में, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में कोई साइड्स इक्वल होती है, बाकी ट्रेपेजियम में कोई साइड्स है। ये आइसोसेलेस तो नहीं है, ऐसा नहीं बोला है बेटा, ये तो सिंपल ट्रेपेजियम बोला है। तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या है? ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल। वन पेयर ऑफ पैरेलल, वन साइड ऑफ पैरेलल साइड। ये देखो मैंने एरो डाला है ना, इसका मतलब क्या हुआ? वन पेयर इज पैरेलल। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है तीर कि जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना बेटा, इसको क्यों अपने नॉन पैरेलल बोलते हैं? ये आगे जाके मीट करेंगी, है ना? तो ये नॉन पैरेलल साइड्स हुई। तो नॉन पैरेलल साइड्स कहीं पे मीट करते हैं, तो नॉन पैरेलल साइड्स पे जो एंगल्स होते हैं ना, उसका एडिशन 180 होता है। The angle M plus L is 180 as well as N plus K is also 180. Okay, everyone clear of properties? Yes, Okay. और isosceles trapezium पता है? Yes, बोलो। मैम जैसे कि आपने वो ML लिया 180 डिग्री, तो MN लिया, वो क्या बोल रहा है वापस? मैम जैसे कि आपने एंगल M और एंगल L लिया 100 और 80 का, तो एंगल N और एंगल K हो सकता है? एंगल N और एंगल K, हाँ दोनों बेटा नॉन पैरेलल साइड्स में, ये दोनों ही नॉन पैरेलल है ना, ये दोनों, तो ये दोनों ही नॉन पैरेलल है। तो N plus K is also 180 and M plus L is also 180। पर कभी भी N और M का एडिशन 180 नहीं होगा और K और L का एडिशन 180 नहीं होगा। आया समझ में? हाँ मेरे को लगा कि वो ऊपर दोनों का मतलब कि खाली सिर्फ ऊपर वाला नहीं होगा, ये तीन हो जाएंगे। नहीं, नॉन पैरेलल देखना है बेटा, अपने को फाइंड करना है कौन सी ये दो नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है, चलो अब क्या बोला है? एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम, व्हिच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल। सो NM, yes, NM and KL. NM is parallel to KL and angle M plus angle L equal to 180 degree. Sum of चलेगा, ये भी नहीं देखोगे तो चलो।
पूरा लिख दो, अभी मैं डिक्टेट कर रही हूँ। मैम इन ट्रेपेजियम क्या नाम है, NMKL, इन ट्रेपेजियम NMKL one pair is parallel and sum of the angles on non-parallel side is 180. मैम इन ट्रेपेजियम के बाद मैम रिपीट कर सकते हो? हाँ, NMLK is a trapezium in which one pair is parallel and sum of the angles on non-parallel side is 180, है ना। M plus L 180 है ना। ये हिंट क्यों दिया है? आपको बताने के लिए कि ये ट्रेपेजियम है। Therefore, नॉन पैरेलल के बाद मैम नॉन पैरेलल रिपीट करो ना फिर। non-parallel side is 180. Sum of the angles on non-parallel sides. Sum of the angles on non-parallel side is 180. Therefore, it is a trapezium. Okay. मैम फिर से रिपीट करो ना। हाँ मैम। And उससे अच्छा तो लिख दो। मैम चैट बॉक्स में लिख दो, वो भी चलेगा। बेटा पता है फर्स्ट स्टैंडर्ड से लोग डिक्टेशन करते हैं। मैम पर ये बहुत हार्ड वाला डिक्टेशन स्टैंडर्ड से नहीं करते। मैम हमारा 4th से चालू हुआ था। मैम मेरी डॉटर को तो सेकंड से डिक्टेशन चालू है। मैम हमारे तो गुजराती से सेकंड स्टैंडर्ड से गुजराती वो होता है डिक्टेशन। ओके, अब तो लिख फटाफट। मैम आप इतने लंबे लंबे स्पेलिंग लिखा देते हो ना, वो लिखते लिखते आगे का भूल जाते हैं। Sum of angles on non-parallel side is 180। ठीक है, लास्ट में लिख लेना therefore NMLK is a trapezium। चलो मीटिंग एंड करें जाए, बाद में डांस कर लेना। चलो बेटा बाय। इसके बाद है मीटिंग, इसके बाद है मीटिंग तो मैं किसी को नो नहीं मैम नहीं करनी मीटिंग। बाय मैम मैं लिख रहा हूँ। अरे स्कैम 2020 गया, अभी तो गया बेटा, वापस नहीं आएगा। मैम मैं लिखा दूं? नहीं है मैम आ गया। मैम होमवर्क अब नेक्स्ट लेक्चर में शिवाली मैम आ जाएंगे। चलो बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय बेटा। बाय मैम। बाय।